वेलकम टू माय चैनल। तो देखते हैं बीपीएससी प्रीवियस, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड 39वीं बीपीएससी में आया हुआ है ये। ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है एक दिन में अब 2 प्रीलिम्स का जो आप प्रीवियस है कर करके एक से 1.5 महीना में जो भी एग्ज़ाम का टाइम है सारे प्रीवियस का वीडियो में आप लोगों के लिए ले आऊँगा। ठीक है ना। तो देखते हैं सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, बी है प्रागैतिहासिक काल। ध्यान देना है कि उस वक्त ये 5वां ऑप्शन नहीं था, तो कुछ का आंसर थोड़ा सा अटपटा टाइप कराएगा, उसके अनुसार मैं क्लियर करूंगा। ये 5वां ऑप्शन कहीं इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस पर शायद अभी एक भी नहीं है, लेकिन अभी का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार मैंने इस क्वेश्चन को टाइप किया है। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, सी है उत्तर ऐतिहासिक काल, डी है आदि ऐतिहासिक काल, और यह है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर जो होगा ना आपका, ये हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से। प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सूत्र युग से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी लेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बी है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो बोगाज कोई का महत्व इसीलिए है कि यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त यही 4 ऑप्शन होता था, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के साथ कि क्या है। तो एशिया माइनर स्थित बोगज कोई अभिलेख में सिर्फ आर्य देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि आदि देवताओं के नाम मिले हैं। ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गायत्री मंत्र जो है ये मिलता है आपको ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संगम युग में इरोइर किस लिए विख्यात था। मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, और डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। तो उरेयूर जो था संगम युग में विख्यात था, ऑप्शन बी होना चाहिए, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। उपाली, आनंद, रघुलाभद्र, मखली गोसाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक ये ऑप्शन डी होना चाहिए, मखली गोसाल। चलिए आइए देखते हैं, डिस्क्रिप्शन है मखली गोसाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। पार्थियन, हिंदी यवन लोग, कुषाण, गुप्त, और 5वां ऑप्शन। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, तो ये था ऑप्शन बी, हिंदी यवन लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सुपारा अभिलेख। तो किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो ये ऑप्शन सी होना चाहिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मास्की का लघु स्तंभ, बी रुनिदेयी स्तंभ, सी किन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ, और 5वां ऑप्शन। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम सहित, जातक कहानियां, मिलिंद पन्हु। उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान देना है कि मिलिंद पन्हु जो है वो उस वक्त के क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये ग्रंथ है पहले का, तो चलिए सही है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद
पन्नोह। आगे देखते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये होना चाहिए गुप्त वंश। इसे देख लिया जाए क्या है। ठीक है, गुप्त वंश ही हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। तो ये धर्मशास्त्र के समय में होगा, नहीं तो उत्तर वैदिक काल में। देखते हैं, धर्मशास्त्र के समय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम प्रदान किया था? ताजुद्दीन, एल्दुज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, डी नासरुद्दीन, कुवाचा। प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये खालसा भूमि, ये हमेशा पूछा जाता है, अभी भी सिट प्रैक्टिस ये सब कहीं कहीं का मिलता है। तो आइए, तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी है, देख लीजिए, या फिर डी होगा फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी हैं खालसा भूमि के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सस्कनी व बीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो यहाँ पे टंका, सस्कनी, जीतल तीन है ना। आइए, तो ये जो आपका है चांदी और तांबा के बने होते थे क्रमशः। ठीक है, आइए देखते हैं, 12 मासा की रचना किसने की थी? ये खगोल विज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए। अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जैसी, अरस खान। तो लग रहा था सी होना चाहिए, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती की विरह वियोग का वर्णन 12 मासा के रूप में किया था। अच्छा सॉरी, ये आपका खगोल विज्ञान से नहीं था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की विशेषता क्या थी? ये भू राजस्व ही होगा, ठीक ना, बी नंबर। तो विजयनगर साम्राज्य को भू राजस्व से होने वाली आमदनी उनके आर्थिक स्रोत का एक विशिष्ट लक्षण था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहीं पे रखते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण था उसका सैन्य कुशलता ही होगा। पानीपत के युद्ध में जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, बाबर की जीत का प्रमुख कारण उसकी सैन्य कुशलता ही थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जब्ती प्रणाली ये होना चाहिए, देखिए शेरशाह में यहाँ पे फिलहाल लगता आंसर दिए हुए हैं, लेकिन ये जब्ती प्रणाली जनरली अकबर से रिलेटेड माना जाता है। अभी जब आता है, देखिए ये मैं जहाँ से क्वेश्चन 39वीं उठाया है वहाँ ये है, बट अभी के जब्ती प्रणाली की बात आए तो टोडरमल या अकबर का नाम लिया जाता है, ना कि शेरशाह का लिया जाता है। ठीक है ना, तो अभी जो ट्रेंड है जिस अनुसार से इसका होता है कभी कभी आंसर के इस तरह का कन्फ्यूजन, तो शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जा सकता है। लिखा है क्या, शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था, अतः शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली के जन्मदाता कहा जा सकता था, और अकबर में नहीं अपनाया था। तो अभी ज़्यादातर आंसर में अकबर को ही माना जाता है। जब शेरशाह आ जाए और इस प्रकार से भी ये 5वां ऑप्शन डाला, उस वक्त तो नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है ना, ये कन्फ्यूजन और कुछ कन्फ्यूजन का ये कारण बना देता है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको अपने तरह से जो अभी आता है उसके अनुसार इसको क्लियर कीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जवाबीत का संबंध किससे था? राजकीय कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि से संबंधित कर से। प्रयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जवाबीत का संबंध ये जो था ना, ऑप्शन ए था, राज्य के कानून से था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो जवाबीत कास्ट से, राज्य के कानून से, लॉ ऑफ स्टेट से है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंटून, गजनी।
तो ये काबुल ही होना चाहिए। देखते हैं काबुल या कंधार क्या था, कंधार है। तो ईरान के शाह और मुगल बादशाह के बीच में ये जो था कंधार जो था लड़ाई का जड़ था। कंधार राज्य मुगलों और ईरान के शासकों के मध्य झगड़े का एक प्रमुख कारण था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दो असप्पा सिंह असप्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दो असपा सियसपा प्रथा को शुरू किया था ये जहांगीर ने। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। बी, मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए जहांगीर ने सवार पद में दो असपा एवं सियसपा की व्यवस्था की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सरंजामी प्रथा जो संबंधित था ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व प्रथा से। तो सरंजामी व्यवस्था मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। सरंजामी भूमि मराठा वेतनदारों को उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली में, अमरकोट में या सूरत में? तो सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी? सूरत में ही तो होना चाहिए। देखते हैं व्याख्या। अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। यह उनकी दूसरी फैक्ट्री थी। इसके पूर्व 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में रामोशी की शक जत्था किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। तो ये ऑप्शन सी दिख रहा है ज़्यादा हमको लगता है। रामोशी की ऋषक में वही वासुदेव बलवंत फड़के होना चाहिए। ठीक है, तो महाराष्ट्र में रामोशी आंदोलन वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में स्थापित की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1878 का वर्नाक्युलर फ्रेज एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लीटन, कर्जन या मिंटो? तो रद्द करने वाला तो लीटन ही होना चाहिए, या रिपन था यहाँ। ठीक है, रिपन है। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 में लीटन की जगह बेसराय बनते ही रद्द कर दिया था, यानी लाया था लीटन ने। ठीक है, और रद्द किया था रिपन ने। तो इस प्रकार का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है ना वही पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और तो ये आपका प्रीवियस है ही। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये फ्री हिंदुस्तान ये तारकनाथ दास, शायद पिछले बार ये क्वेश्चन आया था। तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया, जिसकी भाषा उत्तेजक एवं राष्ट्रभावना से ओतप्रोत थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गदर क्रांति, चलिए इसका आंसर दिख गया, कोई बात नहीं है आप लोग। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामा टागारू घटना, प्रथम महायुद्ध शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। तो ये प्रथम युद्ध था या फिर बी दिए हुए क्या है? सी दिए हुए है। प्रथम महायुद्ध शुरू होने के कारण गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो गदर आंदोलन छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी। गदर आंदोलन 1913 में शुरू हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? पहला है कांग्रेस का 1916, बी है 1920 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी है 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान, और डी है 1938 में नागपुर का संयुक्त AITU-C और NTU सभा। और पांचवा ऑप्शन, तो ये क्या है? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये क्या है देख लीजिए आंसर, इसका फिलहाल ध्यान में नहीं है। तो ये है कांग्रेस का 1916 के अधिवेशन में जो है क्या हुआ था, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा और उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस के दोनों दलों, नरम दल एवं गरम दल एवं कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहमति के बिंदु ढूंढे जा सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। तो इंडियन अर्नेस्ट के लेखक तो यही लग रहा है, वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो किसने हिस्सा लिया था या फिर दूर रहे थे? तो अहमदाबाद वाले में तो औद्योगिक कर्मी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। मिल की बात है तो ये बी तो यहाँ होगा ही। तो 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों को वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया और अपनी मांगे मंगवाने में सफल रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो किस शहर में हुआ था? लखनऊ। क्या 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा? तो लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या कराची। ये लखनऊ में होना चाहिए शायद। देखते हैं क्या है, खिलाफत आंदोलन लखनऊ नहीं तो इलाहाबाद। देखते हैं यहाँ, 1920 की खिलाफत, ठीक है, ये इलाहाबाद है। 1920 की खिलाफत कमेटी में इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया गया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा गया। ये आते रहता। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था, ना कि लखनऊ में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अवध में एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अवध में एक्का आंदोलन जो हुआ था ये पता नहीं, देखते हैं क्या हुआ था। तो ये है कि वस्तुतः अवध में एक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बढ़े हुए लगान को ना देना था, लेकिन वैध लगान को समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसका नेतृत्व मदार ई फांसी ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। सी है, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम। और डी है, निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम। तो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था, ये था शायद बी नंबर होना चाहिए। देखते हैं, यही नंबर है, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आयनिक किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मोहन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। आयनिक किसकी दिमाग की उपज थी? तो ये डॉक्टर मोहन सिंह की दिमाग की उपज होना चाहिए। ठीक है, आयनिक की स्थापना का ख्याल सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। वे आजाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1941, कार्यकारिणी कमेटी 1945, कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई? तो ये नीचे वाला सब देखना होगा, आते हैं तो ये होगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। 1937 के चुनाव के फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों का गठन हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808 में, 1820 में, 1858 और 1859
के बीच में, या फिर 1889। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो ये ऑप्शन बी होगा 1820 में। छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता का विरोध करते हुए 1820 से 1836 तक आंदोलन किया। यह आंदोलन रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम क्षेत्रों में चला। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? इजारदारी, तिनकठिया, जैनमिस, कोई भी नहीं। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो जुड़ा हुआ था ये तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। चलिए, तिनकट्ठा में नील उगाने के लिए। तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ, बिहार में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई तिनकठिया पद्धति के विरोध में था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उलगुलान विद्रोह जो था ये बिरसा मुंडा, देखते हैं, बिरसा मुंडा को विद्रोह बिरसा मुंडा विद्रोह को विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, यहाँ पे वही छूट गया है। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। यह 1899 में हुआ था। तो ये हुआ आज का प्रीवियस। इसी प्रकार से हमारा जो इतिहास का है सारा प्रीवियस दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में 1-1.5 महीना तो और होगा ही, क्योंकि अभी डेट फिक्स नहीं है। तो 1 महीना तो फिलहाल 23 जनवरी के अनुसार था, तो वो तो चेंज हो गया, तो लगभग वो फरवरी या मार्च भी जा सकता, नहीं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका ये जो है आज एक सेट मैं कोशिश करूँगा कि और आप लोगों के लिए टाइप कर दिया जाए और सारे प्रीवियस को एक साथ उपलब्ध आप लोगों को करवा दिया जाए। और एक बार यदि प्रीवियस का सारा वीडियो इसी प्रकार से बन जाता है तो और हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।